हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट एग्जाम में। ये वीडियो आपको लाइव के माध्यम से मिलेगी नेक्स्ट डे से। आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। हम बात करेंगे बेस्ट 100 या बेस्ट 50 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि जीए के जीएस के होंगे। एक क्विज के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। रिसेंटली जल्दी पेपर हो जाएगा इसका, मई टू जून इसका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज़ हैं प्लस जो भी हैं वो सारे के सारे आपको लाइव माध्यम से पर डे मिलेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा किस टाइम आप फ्री होते हो। ठीक है, फिलहाल ये अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको ऐसी रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो कुछ इस तरीके से हमारी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। डिटेल्ड जो भी चीज़ें होंगी हम डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, जो तंतु होता है कपास तंतु यानी कि फाइबर जो होता है, तो हमें वो किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, बताइएगा। शुरू के एक दो क्वेश्चंस मिस हैं, कोई बात नहीं, वो हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो कपास तंतु हमें जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? बीज, यानी कि जो बीज होता है उससे हम प्राप्त करते हैं कपास तंतु। कपास एक सॉफ्ट रोएदार स्टेपल्ड फाइबर होता है, जो कि इसके बीज के चारों ओर कवच के रूप में होता है, तो उससे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं वो सेलुलोज होते हैं। प्योर जो फाइबर्स होते हैं यानी कि जो फाइबर होता है वो प्योर सेलुलोज होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राइट, ओके। कपास की बात करें तो कपास का जो जन्मदाता है, कह सकते हो जन्मदाता, तो वो है भारत। ठीक है, कपास कहाँ से? भारत से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कपास देखा जाए तो वो आपका होता है गुजरात से। उत्पादक कहाँ होता है? गुजरात में। और उसको जो है नम जलवायु की ज़रूरत होती है इसको, इसके कल्चर में। ठीक है, जो इसकी कल्टीवेशन होती है, खेती होती है, उसके लिए नम जलवायु होती है, ज़रूरत होती है। और जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है वो कपास का उत्पादन होता है गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाकार सतह पर पृथ्वी का संरेखण होता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो टिल्ट है, वो कितने डिग्री टिल्ट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर जो लगाती है वो कितने डिग्री टिल्ट है? 23.5 डिग्री। चलो दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री टिल्ट तो है, लेकिन इसके टिल्ट होने से हमें फ़ायदा क्या है? तो इससे जो हमारे जो सीजनल होते हैं, सीजन चेंजेस होते हैं, जितने भी हमारे जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, समय समय पर सर्दी आ रही, गर्मी आ रही है, बसंत ऋतु, ये सारी किसके कारण होती हैं? इसके टिल्ट होने के कारण, 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण। इसका जो औसत जो एवरेज जो ईयर है वो है लगभग 40,000 साल। 40,000 साल बाद आपको इसका जो एक औसत चक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना आपको। भारतीय मानक देशांतर रेखा IS इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, ये इसकी एक रेखा है जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली ये 5 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। यूपी, ठीक है, यूपी, फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो अगर ये इंडिया है, चलो उसको ऐसे करके बनाते हैं, तो ये कहीं यहाँ पर से जाती है। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है बिल्कुल बस छूते ही जाएगी, बस बिल्कुल छूते ही जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 20 से जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट भी है MOUCA, मौका। ठीक है, मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? पहली बात, किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक, आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली देखिए कानपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, हाँ, ये कानपुर में ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कानपुर के अंदर देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा 3 है, अब बता दें,
पहले नंबर पे कानपुर आता है, दूसरे नंबर पे आपका लखनऊ आता है और तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद आता है। सीरीज में आपको याद रखना है कानपुर, लखनऊ, देन गाजियाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्थित है? ये यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ये कानपुर से हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चलिए अब बात आ गई कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिकेट में आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आपका दुबई के अंदर है। ठीक है, और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले हैं। और बीसीसीआई की बात करें, ब्यूरो ऑफ क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसका जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, और आई थिंक आईसीसी की स्थापना आई थिंक 1928 के आसपास हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चित्तौरा झील का विकास के लिए शिलान्यास करेंगे। ये चित्तौरा झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है चित्तौरा झील, आपको ध्यान रखना है। इस चित्तौरा झील को अश्वकर्ता झील भी बोलते हैं, अश्वकर्ता झील भी बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ संगीत हैं। संगीत की बात करें हम, कजरी, सोहर, कव्वाली, कव्वाली तो यूपी का ही है, काफ़ी फेमस है, रसिया। ठीक है, लोक नृत्य अगर बात करें हम, लोक नृत्य तो एक है कथक। ठीक है, कथक होता है, कथक केरल का है, कथक यूपी का है, ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित है, ये आपको बताना है। विटामिन ए मैकुलन ने खोज की थी, बताइए। देखिए, नहीं की बात करें तो विटामिन ए मैकुलन ने किया था, विटामिन बी भी मैकुलन ने, सी सेंट गॉर्गी ने किया था, बट विटामिन डी पॉल मुलर ने खोज नहीं की थी। विटामिन डी की खोज नहीं की थी इन्होंने, मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। पॉल मुलर ने किसकी खोज की थी? डीडीटी की खोज करी थी। ठीक है, ओके। तो विटामिन डी मैकलम ने खोज करी थी। विटामिन डी किसने करी थी? मैकलम ने इसकी खोज करी थी। एल्मर मैकलम इनका पूरा नाम था। पॉल मुलर डीडीटी की खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वैसे विटामिन ए की खोज जो कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, बी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और इससे हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? हड़प्पा में कौन सी धातु नहीं मिली थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नहीं मिली थी तो देखिए, सोना तांबा चांदी तो था, लेकिन उस समय लोहा नहीं था। ठीक है, वो बाद में आया। ठीक है, लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, उसमें पत्थर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए हड़प्पा, ठीक है, 1921 में खोज की थी हड़प्पा। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, जो कि मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के पास स्थित है। ठीक है, हड़प्पा और आपकी मोहनजोदाड़ो दोनों ही पाकिस्तान की साइटें हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अच्छा पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिकृत दूध का बिना उबाले सेवन किया जाता है क्योंकि ये हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? किस टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है? लुईस पास्चर ने खोज करी थी। पॉस्चराइजन जो दूध है, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसको किया जाता है। इसकी खोज करी थी लुईस पास्चर ने, और इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कंपिल मेला है, कंपिल मेला किस जिले में मनाया जाता है? कंपिल मेला, ये कंपिल फर्रुखाबाद में है। और फर्रुखाबाद बात करें तो चौहान जो होते थे, चौहानों की राजधानी हुआ करती थी कंपिल। ठीक, कंपिल फर्रुखाबाद के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। राजा द्रौपद जो थे उनकी राजधानी भी थी ये। ठीक है, ओके।
नौचंदी मेला की बात करें, नौचंदी मेला मेरठ। नौचंदी मेला कहाँ बनता है? मेरठ के अंदर। राम बारात आगरा के अंदर। खरीदारी का त्यौहार आपका बुद्धनगर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, ये इसके अंदर पता नहीं कैसे आ गया, पता नहीं। इसका दशमलव का किसके बराबर होगा आपको आपको बताना। देखिए नॉर्मली इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, 2 की पावर 0 से शुरू करो, लिखना शुरू कर दो, ठीक है। जितने हैं उतनी 2 की घात बढ़ा के लिखते हो। जीरो वाले के जितने होते हैं उनको काट दिया जाता है, बाकी सबको जोड़ लो। ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 2 4 2 8 2 2 4 2 8 2 16 2 32। लेकिन 2 के बाद 4 है तो ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 और 4 20 और 28, ठीक है। तो ये 28 हो गया, तो इसका 28 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 28, ठीक है। हमने आपको करके भी दिखा दिया। कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है, आपको ये बताना है कौन सा इसमें से है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। तो जो DPSP है, ऑप्शन नंबर है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लिए गए हैं। DPSP की बात करें, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिए गए हैं। पार्ट 4 है, 36 से 51 के बीच में लिया गया है। और ये जो DPSP होते हैं ये अनइन्फोर्सेबल है, इनको हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को मानने के लिए, ठीक है। और इनको न्यायालय में हम न्यायालय जो कोर्ट में इसको हम नहीं ले जा सकते हैं कि भैया ये बात है। DPSP इसके लिए हम कोई भी कोर्ट में न्यायालय नहीं कर सकते, कोई भी न्याय संगत इसके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कुछ और चीज़ें ली गई हैं, जैसे संपत्ति सूची हो गया, वाणिज्यिक की स्वतंत्रता जो बिजनेस होती है उसके लिए, और संसदों की दोनों की संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल 108 के अंदर है, जो कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। देखो MS वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है, लेकिन एक्सेल कोई भी एक संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में होता क्या है यार, देखो एक वर्डपैड नोटपैड ये नॉर्मली एक नोटपैड की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली लिख सकते हैं वर्डपैड, वर्ड नोटपैड, लेकिन एक्सेल के अंदर स्प्रेड शीट होती है, ना कि कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रही है, ठीक है। इसमें शीट होती है, एक्सेल शीटें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्सेल जो है कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर का नहीं है। इसके अंदर कंप्यूटिंग होती है, काफ़ी सारे जो वर्क होते हैं वो किए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। एक्सेल शीट बनती है, डाटा कलेक्ट करना है, इसमें कैलकुलेशंस भी होती हैं, फार्मूले भी यूज होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल अर्थमेटिकल सारी चीज़ें होती हैं। तो 16 पे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो देख लीजिए भाई कौन सा सबसे छोटा है। चलिए देखते हैं, पहले तो आता है एशिया, फिर आता है आपका अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर होता है साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया का एरिया लगभग 5.2% आसपास है, और सबसे बड़ा एशिया का है, वो लगभग 30% के आसपास है, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो किसके बीच हुआ था, किसके लिए जाना जाता है, आपको ये बताना है। 1916 का लखनऊ समझौता, क्वेश्चन नंबर 17, ये इसमें 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें जो है अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जा रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलग अलग मतदाताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में झगड़ा था, तो उसके लिए ये जाना था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नदी विंध्याचल श्रेणी की जानापा पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, और अंत में यानी कि लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है।
इस नदी पर गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, कोटा बैराज डैम और काफ़ी सारे डैम हैं इस पर, ठीक है। तो ये नदी जो है कहाँ पर मीन कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी है, जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर जवाहर सागर डैम है, कोटा बैराज डैम है, ठीक है। तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। आपको ध्यान रखना, इस पर कोटा बैराज, प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, ठीक है, ये सारे डैम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी, यमुना नदी की चंबल नदी। इसी के ऊपर सारे ये डैम आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पार्वती नदी पूछी जाती है, पार्वती नदी जो है हिमाचल प्रदेश में निकलती है। हिमाचल प्रदेश से जो पार्वती घाटी है वहाँ से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल्ड में अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, जैसे जो भाग 8 है, जो पार्ट 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। वर्तमान में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बताइए। हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो 239 से 242 के बीच में बात की गई है इसमें, ठीक है। बाद में 9 केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 तक थे। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक ही मिला देगा, तो अब टोटल रह गए 8, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पर, जो राज्य करते हैं, ठीक है। और इंडिया का सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटा अगर जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट अगर देखोगे तो लक्षद्वीप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक है? साउथ पोल के सबसे नज़दीक है, बताना है आपको, ठीक है। ये है साउथ पोल, साउथ पोल है। साउथ पोल सबसे नज़दीक अगर देखोगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी, राइट। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे सदर्न मोस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नहीं बहती है? गंगा कहाँ से नहीं बहती है, मतलब निकलती है गंगा, यमुनोत्री से निकलती है, उसके बाद कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन किस राज्य से नहीं जाती है? देखिए, हर कोई जानता है प्रयाग, कारा, काम्पिली, लखनऊ में बहती है गोमती नदी। लखनऊ जो है वो गोमती नगर किनारे है, गोमती नदी बहती है, लखनऊ से गंगा नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के नाम के काम के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं फिरोजाबाद में। तो ऑप्शन नंबर, इसको सेंटर ऑफ ग्लास भी बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आगरा के पास स्थित है फिरोजाबाद, यहाँ पर शीशे की सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, फिरोजाबाद में जो है चौहान शासक थे, तो इन लोग का भी यहाँ पर राज होता था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनता है, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा बनता है? ये नदी है मिसिसिपी नदी, ठीक है। मिसिसिपी नदी है जो कि यूएसए में बहती है। ये जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है काफ़ी बड़ा डेल्टा होता है, यानी कि पक्षी के पैर के आकार का होता है, ठीक है। मिसिसिपी नदी अगर देखें तो काफ़ी बड़ी नदी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। डेल्टा, जैसे कि अपने भारत में देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, ठीक है, वो भी एक बर्ड फुट डेल्टा के तरह ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है?
ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ इज द राइट आंसर। ठीक है, लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मुख्यालय पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो आपका गाजियाबाद के अंदर है। ठीक है, जो राज्य पक्षी है वो सारस है। ठीक है, ध्यान रखना है। पुष्प की बात करें तो पलाश है, पलाश यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। वृक्ष की बात करें तो अशोक वृक्ष है यहाँ का जो राष्ट्र, ठीक है, राज्य वृक्ष। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छता का कार्य निम्नलिखित में से किसके दायरे में आता है? स्वच्छता का कार्य किसके दायरे में आता है बताना है आपको। स्वच्छता का कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं है? देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जानवर मिल जाएंगे देखने को, लेकिन इसमें एक जानवर आपको नहीं दिखेगा। वो आपको सींग नहीं दिखेगा। ठीक है, गेंडा है, भैंस है, बाघ है। ठीक है, ये सारे हैं। इसमें आपको गेंडा, भैंस, एक हाथी भी होता है। ठीक है, हाथी भी होता है, बट सींग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे इसमें चलिए खैर आगे, धौलावीरा तो गुजरात में साइट मिली थी, वो मैंने बताई था आपको पिछली वीडियो में। दो स्थिर तरल पदार्थों को पृथक्करण उसके किस अंतर के आधार पर किया जाता है? दो भी स्थिर लिक्विड हैं, उनमें अलग अलग अगर हैं, ठीक है, सेपरेशन है, तो वो किसके आधार पर किया जाएगा? उनकी डेंसिटी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उनकी डेंसिटी के आधार पर यूँ किया जाएगा, क्योंकि जब कोई लिक्विड होता है उनकी डेंसिटी के आधार पर ही वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी की डेंसिटी कम है तो ऊपर होगा, किसी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, किस डेंसिटी के एटमॉस्फेयर में वो खुद हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल जो पॉलिसी है वो किसने दी थी? फिजिकल जो पॉलिसी है किस अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? आपने सुना होगा कीन्स की थ्योरी। ठीक है, जो राजकोषीय नीति है वो कीन्स नीति, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछा आता है। अच्छा, एडम स्मिथ का नाम आ गया तो बता देते हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ हैं जिन्हें पूंजीवाद का जनक कहा था, नहीं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं एडम स्मिथ को। जो मिल्टन फ्रीडन है, इन्होंने मौद्रिक नीति पर विचार दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी पर विचार किया था काफ़ी ज़्यादा। ये और जॉन नैश है, ये अमेरिकी मैथमेटिशियन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी होती क्या है आपको पता होना चाहिए। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी होती है, जिसे ट्रॉपिकल चैनोजेम्स कहा जाता है। भारत का तीसरी सबसे मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है तो वो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि लावा नहीं, चट्टान लावा होता है, उसकी जो राख से बनती है वही होती है काली मिट्टी। ये सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें लोहा, इसमें आयरन की बात करें, चूना, कैल्शियम, पोटास, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सब होते हैं। इसमें वाटर बियरिंग कैपेसिटी यानी कि पानी इसमें अगर जाता है तो सारा पानी सोख लेती है, फूल जाती है। जब पानी सूखता है तो ये सिकुड़ भी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया होगा, काली मिट्टी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया है। ये कौन सा हवाई अड्डा है? आपसे ये बताना है। नाम तो बदल दिया इन्होंने, कौन सा है? इसमें से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है? देखिए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जेवर उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखो ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया अयोध्या हवाई अड्डे का नाम, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे के सारे ही आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है?
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? 31। देखिए इनका एक वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था 1854 में, 53 में बना था, 54 में आ गया था। तो वुड्स का डिस्पैच एक्ट 1854 था, जिसे भारत में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच पहले शुरू में अगर बात करें तो 5 स्टेट्स के लिए बात करी गई थी। कितने? 5 स्टेट्स के लिए बात करी गई थी कि इन 5 राज्यों में वुड्स डिस्पैच एक्ट लाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बस नंबर याद रखिए 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर विलियम विल्सन हंटर थे। अच्छा, हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन ने ये क्या काम किया था, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर शिक्षा आयोग, हाँ, एक क्वेश्चन आता है, जो हंटर कमीशन है वो एजुकेशन के लिए रिलेटेड है, और ये लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। पूछे हंटर शिक्षा आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। एक क्वेश्चन है, बेथ्यून स्कूल किसके लिए था? ये फीमेल एजुकेशन के लिए था, यानी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए शुरू किया था बेथ्यून स्कूल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022, 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 107। पाकिस्तान इनसे आगे निकल गया, बहुत, छोड़ो खैर। पाकिस्तान 99 पे है, 99 पे पाकिस्तान है, ध्यान रखना आपको। नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 84 पे है, मतलब इंडिया की रैंक इन सबसे काफ़ी ख़राब है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिलहाल ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये किसके द्वारा किया था? ये था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ड, खैर काफ़ी बड़ा नाम है, टिपिकल नाम है, वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें रैंक है, काफ़ी कंडीशन वैसे बहुत ही ख़राब है। रामसर स्थल सांडी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रामसर स्थल साइट है सांडी पश्चिम बिहार, कहाँ पर स्थित है? ये हरदोई के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। भारतीय जो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 में निर्धारित किया गया? नहीं, भाग 5 में निर्धारित नहीं किया गया, ये 4A में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है 4A में है, ठीक है। तो ये आपसे सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 5 में नहीं है, 4A में है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, ये जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, लिए कहाँ से गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने USSR रशिया से लिए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो मौलिक कर्तव्य पूछा था, मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं ये किसकी रिकमेंडेशन थी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1975 में, उसके द्वारा, ठीक है। 1975 की जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन से ये आया था, और उसको ऐड कब किया गया था? 1976 में। रिकमेंडेशन थी 75 की स्वर्ण सिंह कमेटी की, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश, किस मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है? तो अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली मशीन थी? सबसे पहली मशीन थी कैलकुलेशन यूज करने के लिए, वो थी आपकी अबेकस, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और चेंज कर लीजिए। यूपी के अंदर 75 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है, और
एक हाँ अच्छा, यूपी की इस्टेब्लिश हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को बना था, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे यूपी में तब क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री इस समय कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके हैं MK स्टालिन। ठीक है, चलिए ये कौन से नंबर के हैं? 21 नंबर के आपके बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो मसौदा समिति थी, इसका अध्यक्ष नहीं था, सदस्य नहीं था मतलब। ठीक है, आपको ये बताना है। मसौदा समिति के जो सदस्य नहीं थे वो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे मसौदा समिति के। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है, यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। एक क्वेश्चन आता है, निर्वाचित समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजातीय मामले, इन सभी के जो सलाहकार थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान रखना है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को किस नाम से जाना जाता है? 39 ये जाता महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इन्होंने जब पहला उपदेश दिया था उसको बोलते धर्म चक्र परिवर्तन, जब इन्होंने प्रस्थान किया था उसको बोलते महाविनिष्क्रमण। ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। ठीक है, ओके। धर्मचक्र परिवर्तन तब बोलते हैं जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। निर्वाण जो होता है, निर्माण शब्द यूज किया आता है, इसमें जो है बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट, निर्वाण, इनकी मृत्यु हुई थी, उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण, इस दिन वो प्रस्थान किए थे 29 ईयर यानी 29 साल की एज में निकल गए थे। धर्मचक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए, वन मिट्टी को कटाव से रोकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। एक जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। वन जो है जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत, बिल्कुल करते हैं। मिट्टी जंगलों को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। 4 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ATS आतंकवादी विरोधी दस्ते का भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की नई इकाई की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं है, अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं, अलीगढ़। ठीक है, ये कहाँ रखी है? तो ये रखी है सहारनपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सहारनपुर में इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है ATF की, ATS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित भाग होगा? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? कौन सी इसमें काम होगा जिससे कि अवमूल्यन की डीमोनेटाइजेशन की वैल्यू क्रिएट होएगी? क्वेश्चन नंबर 42। अगर हम निर्यात में वृद्धि कर देते हैं, निर्यात, आयात में क्या होता है, चीज़ें मंगाते हैं, निर्यात में मतलब एग्जिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात। ठीक है, जब कोई डीवैल्यूएशन होता है, मतलब जो डीमोनेटाइजेशन होता है इसमें, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जब इफेक्ट तब पड़ता है जब हम ज़्यादा जो निर्यात है उसमें वृद्धि करते हैं, तो उसमें हमारा पैसा जो है काफ़ी लॉस होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि निर्यात में वृद्धि करते हैं तो फिर दिक्कत होती है हमारी डीमोनेटाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जब 2000 के नोट, 500 2000 के नोट मतलब बंद हुए थे तो उसमें दिक्कत आई थी। 500 1000 के नोट बंद हुए थे तो उसमें दिक्कत आई थी। तो उसमें क्या था, इंक्रीज नहीं करना होता है इम्पोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है?
मौलिक अधिकार संविधान में निहित नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 बस लास्ट है, फटाफट 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, निपटा लेंगे। इसमें देखिए भारत संविधान में निहित नहीं है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन नहीं है। सोशल के अधिकार 23, 24 में बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर समानता का अधिकार है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार की बात करेंगे, ठीक है। और आपका ये जो है समानता का अधिकार 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, तो यह 19 से 22 के बीच में हो जाता है, ठीक है। 19 से 22 के बीच में होगा समानता का अधिकार। धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के बीच में होता है। और जो सांस्कृतिक का जो कार्यक्रम होता है, शैक्षणिक अधिकार होता है, वो 19 से 29 और 30 में है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोशल के जो अधिकार है ये सॉरी संपत्ति का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके अंतर्गत इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के, ठीक है। इसमें जो है इसको उठा करके 301 के अंदर डाल दिया गया था, जो कि एक अब आपका लीगल एक्ट हो गया है। क्या हो गया है? लीगल एक्ट हो गया है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया ये। बनाना फेस्टिवल, ओके, बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? बनाना फेस्टिवल शुरू किया गया आपका कुशीनगर के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर। ये जो पारंपरिक है 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? हमने आपको उससे पहले बताया था, पुष्प है आपका ऑप्शन नंबर डी पलाश, हमने से आपको पहले बताया भी था, ठीक है। और इनका लोक नृत्य है हमारा कथक, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है? सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो ये सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला पड़ता है यहाँ का, ठीक है। सबसे साउथ की बात करें तो सोनभद्र पड़ता है सबसे साउथ का जिला। पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर इसकी है, ठीक है, लंबाई। और ऊपर से नीचे की बात करें तो 240 किलोमीटर है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट 650, साउथ से नॉर्थ 240, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यूपी की सीमा जो है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से घिरा हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद यानी कि पार्लियामेंट की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? दोनों ही सही हैं। देखो राष्ट्रपति है, ये किसी भी समय जो है अपना जो राष्ट्रपति शासन लगाया है, इमरजेंसी लगाई है, वो वापस ले सकता है, ठीक है। और इसके लिए सांसद पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट को मिलाकर बनती है पार्लियामेंट, उसके लिए राष्ट्रपति इसमें सर्वोपरि होता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 365 में कहा गया है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन जारी किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार ही राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में पंजाब के अंदर, ठीक है, सबसे पहले लगा था। अभी तक सबसे ज़्यादा बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। कब कब लगा है? मणिपुर में 10 बार लगा है, उत्तर प्रदेश में 9 बार लगा है, पंजाब में 8 बार लगा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार आपको कहाँ लगा है? सबसे ज़्यादा बार लगा है मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, पंजाब में 8 बार। नोट कीजिएगा, पहले और 1951 पंजाब में लगा था। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 में
गवर्नर जनरल कौन थे जो भारत आए? उनकी राज्य हड़प नीति व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। गवर्नर जनरल का नाम बताइए इसमें से। हर को जानता है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी जी ने थे जिन्होंने ये सब शुरू किया था, ठीक है। हड़प की नीति इन्हीं की थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि 1848 से 56 के बीच में रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 1848 में पहले इन्होंने साइट जो है हड़पी थी वो थी सतारा। फिर 1854 में शायद नागपुर और झांसी लिया था। मतलब कई सारे इन्होंने राज्य उसमें हड़प लिए थे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश की पहली जॉय राइड ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? पहली जॉय राइड ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू करी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये बहराइच से लखीमपुर खीरी के बीच में शुरू करी गई थी, ठीक। 8 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिलहाल फिर एक बार यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी 4th नंबर पे आता है एरिया वाइज, ठीक है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है। इसमें 75 जिले हैं, यूपी के अंदर 75 जिले हैं, ध्यान रखना, और 18 मंडल हैं, ठीक है। संभाग करते 18 है, 75 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 75 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कल से लाइव क्लास मिलेगी दोपहर में 2 बजे, ठीक है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक